दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वन शॉट के साथ में। जिन लोगों के भी पेपर ऑब्जेक्टिव हैं भाई, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने आपको 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री में एक वीडियो दी थी जो थी एटॉमिक स्ट्रक्चर की पूरी वीडियो, ठीक है। यूनिट नंबर 5, 6 और 7 जो कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, इनसे सिलेक्टेड जो 100-150 क्वेश्चंस बनते हैं, तीनों हम इस एक वन शॉट में ही कराने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं सर मेरे पेपर मार्च लास्ट में है, कुछ लोग कह रहे हैं सर अप्रैल में है, तो थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाया है, 2-2, 3-3 यूनिट्स एक में करा रहे हैं। दूसरी बात यह है, जिन लोगों के पेपर डिस्क्रिप्टिव है भाई, तो हमने इन तीनों यूनिट के डिस्क्रिप्टिव वन शॉट भी डाल दिए हैं। सिर्फ प्लेलिस्ट में जाइए और देखना शुरू करिए भैया। सबसे पहले समझिए, एक चीज और भी गारंटी ले रहे हैं, ये जो हम पूरे वन शॉट दे रहे हैं इनके बाहर विकल्प में नहीं आएगा। जितना बता रहे हैं उतना पढ़ के जाओ, बहुत अच्छे से आप कराओगे, ठीक है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हुक का नियम। और मेरे भाई ये आपने 11th में पढ़ा होगा। हुक का नियम क्या होता था जरा बताइए। F बराबर होता था माइनस का KX। आपने पढ़ रखा है मेरे भाई, ये हम लोगों ने ऐसे करके याद रखा था। स्प्रिंग का बल नियतांक बराबर होता है बल बटे लंबाई में वृद्धि। तो F बराबर इस तरीके से जरा देखिए ये स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को हमने खींचा और खींच के छोड़ेंगे तो स्प्रिंग जाना चाहती है ऊपर, समझ रहे हो, रीस्टोरिंग फोर्स बोलता है, और हम लोग खींच रहे हैं नीचे की तरफ। इस वजह से यहां पे माइनस लेते हैं। यानी जो हुक का नियम होता है वो होता है F बराबर माइनस का KX या KQ या KC, जो भी पेपर में लिख के आ जाए आप उस पर टिक कर देना मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। IR स्पेक्ट्रम ऑफ द कंपाउंड हेल्प्स अस। यानी जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यानी जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये हमारी कैसे मदद करती है? तो आइडेंटिफाई द कंपाउंड, कंपाउंड को पहचानने में मदद करती है। गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शनल ग्रुप, यानी कोई फंक्शनल ग्रुप जैसे OH माने अल्कोहल होता है, COOH माने कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तो ग्रुप को पहचानने में। डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, किसी के स्ट्रक्चर, किसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को ज्ञात करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। विच डिपेंड्स अपॉन फोर्स कांस्टेंट, अभी आपको बताया बल नियतांक होता है F बराबर KX में जो हुक का नियम में K था वो फोर्स कांस्टेंट था। और विच डिपेंड्स अपॉन, कौन है जो K पे डिपेंड करता है? तो बोथ एनर्जी, एनर्जी डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी समझते हो, फ्रीक्वेंसी माने आवृत्ति, कितनी जल्दी वो एक सेकंड में कोई भी काम जो हो रहा है, जैसे तुम्हारी मम्मी तुम्हें चप्पल लेके सूद दें तो एक सेकंड में जितनी चप्पलें पड़ेंगी वो चप्पलों की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी होगी, और ये डिपेंड करती है फोर्स कांस्टेंट पे भाई, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है मेरे भाई, फ्रीक्वेंसी ऑफ एल्डिहाइड H। देखो एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है? CHO मेरे भाई, ठीक। तो इसमें देखो हाइड्रोजन है, उसी तरीके से कह रहा जो विनाइलिक वाला ग्रुप है उसका जो हाइड्रोजन है, दोनों की अगर हम तुलना करेंगे तो किस हाइड्रोजन बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी जो वो कम होगी? तो जो विनाइलिक वाली, क्या लिखा हुआ, फ्रीक्वेंसी ऑफ एल्डिहाइड इज, यानी एल्डिहाइड की फ्रीक्वेंसी विनाइलिक वाले हाइड्रोजन से क्या होती है? लो होती है, यानी कम होती है भाई, ठीक। हमने आपको पॉलीमेराइजेशन बता रखा था, और पॉलीमेराइजेशन में आपको पता है कि विनाइल क्लोराइड बताया था हमने आपको। तो विनाइलिक वाला जो हाइड्रोजन होता है उसकी फ्रीक्वेंसी की तुलना में एल्डिहाइड की कम होती है। विच वन इज नॉट IR एक्टिव, खूब पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बहुत बार आता है विकल्प में, कोई बड़ी बात नहीं, इस बार भी आपको दिखे 4 विकल्प आपको दे रखे होंगे, कहेगा इनमें से कौन IR एक्टिव नहीं है? तो जो N2 है ये IR एक्टिव नहीं है भाई, ठीक है। IR एक्टिव फिर है कौन? तो HCl, जो हम ये वही वाले बता रहे हैं जो बार बार पेपर में आते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? सरल भाषा में स्ट्रक्चर को बताने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सारे डिस्क्रिप्टिव हम पब्लिक कर रहे हैं, तो आप उन वीडियोस को देखिए, फिर इन्हें देखिए आप, तो आपको ज्यादा मजा आएगा भाई, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिलेटिव स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, देखो भैया हम लोगों को पढ़ा है हेलोजन। हेलोजन आपने सुन रखे हैं, हेलोजन ग्रुप कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, 4 होते हैं भैया। तो इनमें से आपसे कह रहा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिलेटिव स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, अगर हम रिलेटिव स्ट्रेचिंग आवृत्ति निकालें तो चारों में किसके लिए ज्यादा होती है? तो जो फ्लोरीन वाला बॉन्ड होता है उसके लिए आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। एथीन हैज नॉट स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, एथीन के पास, एथीन का फार्मूला जानते हो भाई, एथीन बोले तो एथिलीन, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो होता है इसके पास स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, बिकॉज इट्स डाइपोल मोमेंट, क्योंकि इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो चेंज नहीं होता, यानी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उसी के पास होगी जिसके पास डाइपोल मोमेंट होगा, यानी द्विध्रुव आघूर्ण होगा। हम लोगों ने 12th में पढ़ा है P बराबर क्या होता है? Q इंटू 2L होता है, यही डाइपोल मोमेंट कहलाता है।
द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है भाई। ठीक है, वेव नंबर, इस तरीके का एक क्वेश्चन खूब आता है पेपर में भैया। क्या क्वेश्चन है, कह रहा जो वेव नंबर है वो कितना है, 4000 सेंटीमीटर इनवर्स है। आपको इसकी वेवलेंथ निकालनी है। वेवलेंथ का मतलब क्या निकालना, आपको लैम्डा निकालना। याद रखो वेव नंबर हमेशा उल्टा होता है लैम्डा। ठीक है, इसे आप न्यू बार से लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो वेव नंबर होता है वो लैम्डा का उल्टा होता है। तो अगर हम यहां पे मान रखेंगे तो आएगा 1/4000 और इसे आप भाग दे के देख लेना तो आंसर आ जाएगा 0.00025 सेंटीमीटर भाई। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, अभी हमने आपको फार्मूला बताया, P बराबर क्या होता है, Q × 12। Q माने आवेश का मात्रक कूलाम होता है और लंबाई का मात्रक मीटर होता है, यानी कूलाम मीटर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इंफ्रारेड लाइट इज ऑब्टेन्ड एट वेवलेंथ ग्रेटर देन, यानी IR वाली जो लाइट है वो हमें कब, IR वाला जो प्रकाश है, जो अवरक्त तरंगे हैं वो हमें कब प्राप्त होंगी, जब जो तरंग दैर्घ्य है वो 7600 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा तरंग दैर्घ्य होगी, तब हमें इंफ्रारेड यानी अवरक्त तरंगे प्राप्त हो जाएंगी भाई। ठीक है, फिर हमने जब डिस्क्रिप्टिव आपको पढ़ाया था तो आपको बताया था नियर इंफ्रारेड रीजन होता है, मिड इंफ्रारेड रीजन होता है और फार यानी दूर वाला इंफ्रारेड रीजन होता है, बता रखा है। तो जो मिड IR रीजन है वो कहां से कहां तक होता है, तो 4000 से 400 सेंटीमीटर इनवर्स तक मिड वाला जो बीच वाला इंफ्रारेड रीजन है उसे माना जाता है मेरे भाई। ठीक है, वेव नंबर लिमिट ऑफ नियर इंफ्रारेड के लिए कितना होता है, तो 13000 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स, यहां पे क्या होता है भैया, नियर वाला होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या है, CO2 है। तो CO2 जो है लीनियर है, सीधी सी बात है, ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक क्यों बोलना है मेरे भाई, क्योंकि इसमें 3 एटम है, C1 2 O है तो 2 और 1 3 है। लीनियर क्यों बोलना है, क्योंकि इस तरीके से बॉन्ड बनाता है ये मेरे भाई। तो ये एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है जो कि लीनियर स्ट्रक्चर रखता है भाई। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल क्या है, तो भैया इसका प्रिंसिपल है एब्जॉर्प्शन, यानी ये तरंगों को एब्जॉर्ब करेगा और फिर हम उसके स्पेक्ट्रम को चेक करेंगे, बताएंगे किस तरीके का इसका स्ट्रक्चर वगैरह है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ HCl मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन क्लोराइड जो मॉलिक्यूल है इसके लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो 8.7 × 10⁻13 हर्ट्ज होती है, या फिर आवृत्ति का मात्रक प्रति सेकंड भी होता है। जो पेपर में आ जाए वो लगा देना भाई। इन बेंडिंग वाइब्रेशंस, जब हम लोग बेंडिंग वाइब्रेशंस की बात करते हैं, द स्ट्रेचिंग एब्जॉर्प्शंस ऑफ अ बॉन्ड अपीयर एट, यानी समझिए जब कभी भी हम लोग बेंडिंग वाइब्रेशन की बात करेंगे, हमने आपको डिस्क्रिप्टिव वाली वीडियो में बता रखा है, बेंडिंग, रॉकिंग, सीजरिंग सब बता रखा है भाई। ठीक है, फिलहाल आप समझिए जब भी कभी बेंडिंग वाइब्रेशंस में स्ट्रेचिंग एब्जॉर्प्शंस की बात हम लोग करेंगे तो हमेशा बॉन्ड कहां दिखाई देगा, अधिक आवृत्ति की तरफ दिखाई देगा। बॉन्ड अपीयर्स का मतलब बॉन्ड दिखाई देगा अधिक आवृत्ति की तरफ। अ वीक बैंड सीन इज, भैया एक कोई कमजोर सा बैंड है जो हमें दिखाई दे रहा है 2260 से 2100 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में, रीजन के बीच में। तो भैया क्या क्या दिखा रहा है ये, इसका मतलब ये है कि ये जो बैंड है ये C ट्रिपल बॉन्ड C बैंड की लेंथ को दिखा रहा है मेरे भाई। इस तरीके C और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड जब स्ट्रेचिंग होगी तब मेरे भाई ये बैंड हमेशा दिखाई देगा कितने रीजन में, 2260 से 2100 सेंटीमीटर के बीच में। अभी हम आपको कुछ नीचे पॉइंट्स वाइज भी लिख देंगे ताकि आप शॉर्ट में याद कर पाओ कि ये बैंड है तो इतना टिक लगाना है, इस तरीके से बता देंगे भाई। ठीक है, विच वन इज मोर यूजफुल इन द स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनकी स्टडी करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट IR रीजन कौन सा है, तो जो मिडिल वाला IR रीजन है, नियर वाला नहीं, फार वाला नहीं, जो मिडिल वाला है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इन विच मॉलिक्यूल 3 वाइब्रेशनल मोड्स आर फाउंड, कौन से मॉलिक्यूल में 3 वाइब्रेशनल मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, मोड्स पाए जाते हैं, तो H2O में भी, SO2 में भी, NO में भी, जो पेपर में दिख जाए उस पे आप टिक लगा देना भाई। ठीक है, फर्मी रेजोनेंस इज अ नॉर्मल फिनोमिनन, यानी जो फर्मी रेजोनेंस है वो एक नॉर्मल फिनोमिनन है, किसके लिए, तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए और CO2 के लिए, तीनों के लिए फर्मी रेजोनेंस एक नॉर्मल फिनोमिनन है भाई। ठीक है, आगे NMR के लिए नहीं है इस तरीके से। विच रीजन ऑफ IR स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड फिंगरप्रिंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, जो 1000 से 600 सेंटीमीटर इनवर्स वाला रीजन होता है इसे हम लोग फिंगरप्रिंट रीजन कहते हैं, अंगुली छापी वाला रीजन कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्टिव में आपको बताया था भाई। ठीक है, विच एब्जॉर्प्शन बैंड कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन डाईमेथिल एमीन, एक कंपाउंड है डाईमेथिल एमीन और एक है ट्राईमेथिल एमीन।
डाई मेथिल समझ रहा होगा मेरे भाई, इसमें 2 होंगे, ट्राई मेथिल में 3 होंगे। तो कौन सा बैंड चाहिए होगा इनके बीच में अंतर बताने के लिए? तो जो 3500 से 3300 सेंटीमीटर इनवर्स वाला बैंड होगा वो इसे पहचानने में काम में आएगा। मिडिल लाइन इन रमन स्पेक्ट्रम, जब भी कभी हम रमन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो रमन स्पेक्ट्रम में जो मिडिल लाइन आती है वो रेले लाइन कहलाती है भाई, ठीक है। द पार्ट ऑफ, ये वाला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रमन स्पेक्ट्रम में मिडिल लाइन रेले लाइन होती है। द पार्ट ऑफ IR स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप रीजन। तो भैया फंक्शनल ग्रुप रीजन इसका कौन सा कहलाता है? 1000 से 600 तो फिंगरप्रिंट है, फंक्शनल वाला है 4000 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स। इन विच रीजन ऑफ IR स्पेक्ट्रम C सिंगल बॉन्ड H स्ट्रेचिंग जो है वो किस रीजन में पाई जाती है? तो वो 3300 से 2700 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में C सिंगल बॉन्ड H पाया जाता है। विच एब्जॉर्प्शन बॉन्ड ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इन IR स्पेक्ट्रम शुड बी ऑब्टेन्ड, यानी जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड होगा वो किस रीजन में मिलेगा? तो वो मिलेगा 1780 से 1650 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी गिव्स द आइडिया अबाउट, तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या बताती है? काइंड ऑफ द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड, किसी कंपाउंड के अंदर कितने बॉन्ड प्रेजेंट है, कैसे बॉन्ड प्रेजेंट है, ये IR स्पेक्ट्रोस्कोपी बताएगी। करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, जो बॉन्ड्स हैं अगर उनकी बढ़ते हुए क्रम में हम लोग देखें, घटते हुए क्रम में, तो जो ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, डबल की उससे कम होगी और सिंगल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी फॉर, घटता हुआ क्रम क्या है मेरे भाई? जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है तो जो हाइड्रोजन वाला है इसका सबसे ज्यादा होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड उससे कम, कार्बन ऑक्सीजन उससे कम, क्लोरीन उससे कम, और ब्रोमीन वाला सबसे कम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होगी। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल किस पे डिपेंड करती है? तो फोर्स कांस्टेंट पे डिपेंड करती है किसी की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी ऑफ एन एब्जॉर्प्शन बैंड इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू, यानी किसी भी बैंड की अगर आप तीव्रता देखोगे तो वो किस पे डिपेंड करेगी? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इनिशियल स्टेट, शुरुआत में जितने ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे, जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी आगे तुम्हारे अंदर ज्यादा होगी, जाके उतनी ताकत से भिड़ोगे तो उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, सिमेट्रिक होता है, असिमेट्रिक होता है। बेंडिंग वाइब्रेशन, सीजरिंग, रॉकिंग, बैगिंग, ट्विस्टिंग, सब आपको डिस्क्रिप्टिव में बता चुके हैं। एक फार्मूला है, न्यू बार बराबर 1/2 पाई सी, सी तो कांस्टेंट है, के अपॉन म्यू क्या है? तो उसमें के पूछ सकता है, के फोर्स कांस्टेंट है, म्यू पूछ सकता है, म्यू रिड्यूस्ड मास होता है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 इस तरीके से भाई, ठीक है। IR एक्टिव होने के लिए क्या जरूरी है? तो डाइपोल मोमेंट में चेंज होना जरूरी है। अगर डाइपोल मोमेंट में चेंज नहीं हो रहा है तो वो IR एक्टिव भी नहीं होगा। कुछ बॉन्ड हैं जो स्ट्रेचिंग हमने यहां पे लिख रखी है जो आपके काम में आएंगी। कहीं भी OH वाली O और H के बीच का बॉन्ड दिखे तो समझ जाओ 3200 से 3600 के बीच होगा। N और H के बीच वाला बॉन्ड दिखे तो आंसर 3300 से 3500 के बीच होगा। C और H के बीच दिखे तो 2800 से 3000 के बीच होगा। C और O वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है 1700 के करीब होगी। C और नाइट्रोजन वाली जो होगी भैया 2200 के करीब होगी, और C और C के बीच में 1600 सेंटीमीटर इनवर्स के करीब होगी। ये काफी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इस स्ट्रेचिंग को आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें हु डिस्कवर्ड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की खोज किसने करी? तो जे टॉमसन ने करी, आपको डिस्क्रिप्टिव वीडियो में बताया था हमने। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज्ड काहे के लिए? तो जब कभी भी गैसियस स्टेट, ठोस द्रव गैस, जब भी कभी गैस अवस्था की बात करते हैं तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल किया जाता है। क्राइटेरिया फॉर द यूज ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो भैया अगर आपको मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल करना है तो रिलेटिव मास ऑफ एटम्स, यानी जो भी परमाणु हैं उनके हमें समानी द्रव्यमान, उनके द्रव्यमानों का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। विच स्पेसीज आर यूज्ड फॉर बम्बार्डमेंट विद सैंपल इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन से पार्टिकल्स हैं जिनकी बमबारी कराई जाती है? तो इलेक्ट्रॉनों की बमबारी कराई जाती है। जिन्होंने मेरी ये डिस्क्रिप्टिव वीडियो देखी होगी उन्हें पता होगा भाई। इन मास स्पेक्ट्रोमीटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है मास अपॉन चार्ज रेशियो। एम अपॉन क्यू लिख के आ सकता है, एम अपॉन जेड लिख के आ सकता है। मास अपॉन चार्ज का जो रेशियो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। विच टाइप ऑफ आयनिक स्पेसीज, कौन से वो आयनिक स्पेसीज हैं?
आयन है आर अलाउड टू पास फ्रॉम प्लेट एंड कलेक्ट ऑन द प्लेट इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो स्पेक्ट्रोस्कोपी में अलाउ होते हैं, तो जितने भी पॉजिटिव आयन हैं कुछ स्पेसिफिक मास के, वो सारे के सारे अलाउ होते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटीज ऑफ मॉलिक्यूलर आयंस। अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें स्टेबिलिटी में, स्टेबिलिटी समझते हो कौन ज्यादा स्थायी है, वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर मेरे भाई। तो सबसे अगर हम कहें सबसे ज्यादा स्थायी कौन है, तो एलिसाइक्लिक वाला जो है सबसे ज्यादा स्थायी है। इससे कम मरकप्टेन वाला है, उससे कम एमीन है, एमाइन भी पढ़ते हैं लोग। उससे कम जितने भी ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन होंगे, कार्बन हाइड्रोजन वाले, वो सबसे कम स्टेबल होंगे भाई, ठीक है। M/Z जो है, M/Z समझते हो, M माने मास, Z फॉर यहाँ पे चार्ज रेशियो है। मास टू चार्ज जो रेशियो है वो किस सेगमेंट के लिए है, फॉर अ सेगमेंट इज, तो H²R²/V के लिए है। इज एन एनालिटिकल टूल, यानी एक ऐसा एनालिटिकल टूल फॉर मेजरिंग द मास टू चार्ज रेशियो। फिर वही आ गया, द्रव्यमान और चार्ज के रेशियो को कैलकुलेट करने का जो टूल है उसे ही हम लोग मास स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं भाई, ठीक है। फिर वही क्वेश्चन है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में मास टू चार्ज रेशियो, ये बहुत छोटी यूनिट है, इसमें मास टू चार्ज रेशियो वाला 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएगा भाई, ठीक है। सबसे कॉमन चार्ज +1 होता है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज किस लिए होता है, तो मॉलिक्यूलर के वेट को पता करने के लिए मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल करते हैं। अगर M/Z की वैल्यू 43 है, इस तरीके के क्वेश्चन जरूर आएंगे। M/Z की वैल्यू 43 है तो फ्रेगमेंट क्या होगा, तो एसिटिल आयन होगा, यानी CH3CO पॉजिटिव होगा अगर वैल्यू कितनी है, 43 है। अगर ये 15 के करीब है तो CH3 पॉजिटिव होगा, यानी मेथिल आयन होगा। उसके अलावा मेरे भाई MC लेफर्टी रीअरेंजमेंट जो रिएक्शन है, सरल भाषा में किस कंपाउंड में ये पूरा रीअरेंजमेंट होगा, तो ये जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड्स होंगे, कार्बोनिल आप समझ गए, CO के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, तो जो कार्बोनिल कंपाउंड है उनमें MC लेफर्टी रीअरेंजमेंट होता है। अगर M/Z की वैल्यू 31 है तो C2H7 नेगेटिव होगा। ये इस तरीके के क्वेश्चन जरूर आते हैं पेपर में। इफ अ पेरेंट आयन कंटेन्स CHO ओनली, अगर कोई ऐसा आयन है जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो उसकी जो M/Z की वैल्यू होगी हमेशा एक इवन नंबर होगी। इवन का मतलब सम संख्या होगी भाई, ठीक है। इन विच स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स द सैंपल इज डिस्ट्रॉयड, कौन सी टेक्निक है जिसमें सैंपल टूट जाता है, खत्म हो जाता है, तो वो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है भाई। इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी द पीक विद 100% अबंडेंस इज, तो जो 100% अबंडेंस होगा वो कब होगा, जो बेस पीक होगा। बेस मतलब क्षार वाला पीक होगा, आधार वाला पीक होगा, वो सबसे ज्यादा होगा भाई, ठीक है। द मास स्पेक्ट्रम इज अ प्लॉट ऑफ, तो आपको पता ही है मेरे भाई, जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे वो अबंडेंस वर्सेस M/Z, यानी मास टू चार्ज रेशियो और अधिकता के बीच में हम लोग ग्राफ को प्लॉट करेंगे भाई, ठीक है। विच न्यूक्लियस इज NMR इनएक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा न्यूक्लियस है जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी को फॉलो नहीं करता, इनएक्टिव है, तो 8O16, यानी जो ऑक्सीजन वाला ये नाभिक है ये NMR एक्टिव नहीं होता है। विच आइसोटोप हैज मैग्नेटिक स्पिन, कौन सा भैया आइसोटोप है, तो एक हाइड्रोजन का जो नंबर 1 वाला है और कार्बन का जो 13 वाला, ये दोनों के दोनों हैं जिनमें क्या होता है, मैग्नेटिक स्पिन पाई जाती है भाई, ठीक है। विच टेक्निक इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सबको पता है प्रोटीन का जो 3D स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर समझते हो, जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी हो, तो जो प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर है उसे ज्ञात करने के लिए हम लोग NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग करते हैं। विच आइसोटोप हैज नॉट मैग्नेटिक स्पिन, तो भैया जो कार्बन का 12 वाला समस्थानिक है, ऑक्सीजन का 16 वाला समस्थानिक है, इनमें मैग्नेटिक स्पिन नहीं पाई जाती है भाई, ठीक है। आगे बात करें द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक, यानी वो टेक्निक विच इज यूज द इंस्पेक्शन ऑफ लोकलाइज्ड मैग्नेटिक फील्ड, यानी जिसके लिए हम मैग्नेटिक फील्ड को ज्ञात करते हैं अराउंड द एटॉमिक न्यूक्लियस, नाभिक के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को अगर हमें पता करना है तो हमें मैग्नेटिक फील्ड को ज्ञात करने के लिए NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग करना पड़ेगा। डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ NMR पीक आर कॉल्ड, हमने क्या कहा भैया, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज नोट हो रही हैं, ये हमने इसकी डिस्क्रिप्टिव वीडियो कराई हुई है। अलग अलग जो फ्रीक्वेंसीज नोट होती हैं उस फ्रीक्वेंसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं भाई, ठीक है। फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोनोन्यूक्लियर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जिनमें नाभिक एक है, मोनोन्यूक्लियर है, विच मेथड इज यूज, तो किसका इस्तेमाल करते हैं, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल करते हैं। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज नॉट यूज्ड इन द स्टडी ऑफ
तो जितनी भी रिवर्सिबल प्रोटीन होती हैं उनकी स्टडी के लिए हम लोग एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग नहीं करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन जरूर बनते हैं। विच वन आइसोटोप, कौन सा आइसोटोप है जिसमें मैग्नेटिक स्पिन होती है? तो जो भैया 31 नंबर 31 फास्फोरस जो है, 31 इसका नंबर नहीं है, एक्चुअल में फास्फोरस का नंबर कितना होता है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस का नंबर होता है 15 और 15 दूनी 30, तो इसका जो परमाणु भार है, जो द्रव्यमान संख्या है वो 31 है। तो जो 31 वाला फास्फोरस है उसमें मैग्नेटिक स्पिन पाई जाती है। नंबर ऑफ एनएमआर सिग्नल, एक कंपाउंड दे रखा है 1,2 डाइक्लोरोप्रोपीन, इसके लिए एनएमआर सिग्नल्स की वैल्यू कितनी होती है? तो 4 होती है। द आइसोटोप विच हैज मैग्नेटिक स्पिन, तो जो नाइट्रोजन का 15 वाला आइसोमर होता है इसमें भी मैग्नेटिक स्पिन पाई जाती है। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आ चुके हैं। प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ टेक्निक दैट इज यूज्ड इन, यानी जो प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इसका इस्तेमाल क्या करते हैं? टू स्टडी हाइड्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स, जिसमें भी किसी में हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का नंबर कितना होता है? 1, तो इसमें प्रोटॉन भी कितना होता है? 1, इसलिए नाम है इसका प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जब हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है? 1 होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। विच न्यूक्लियाई आर इजिली ऑब्जर्व्ड इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो चाहे हाइड्रोजन हो, थोड़ा सा हम बड़ा कर दे रहे हैं मेरे भाई से, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको लगभग सारी चीजें बता दें, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो फ्लोरीन हो, चाहे वो फास्फोरस हो मेरे भाई, ठीक है, फास्फोरस हो मेरे भाई, ठीक है, ये जितने भी हैं इन सारे के सारे विच न्यूक्लियाई आर इजिली ऑब्जर्व्ड इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो इन सारे के सारे को हम लोग एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे अगर हम लोग देखें तो मेरे भाई, इज एन एनालिटिकल केमिस्ट्री टेक्निक एक ऐसी टेक्निक यूज्ड इन क्वालिटी कंट्रोल एंड रिसर्च फॉर डिटरमाइनिंग द कंटेंट एंड प्योरिटी ऑफ अ सैंपल, किसी मॉलिक्यूलर कंटेंट की प्योरिटी क्या है, कितना अच्छा सैंपल है, इसे कैलकुलेट करने के लिए भी हम लोग एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे फास्फोरस का नंबर 13 लिख गया है, ये 31 होगा एक्चुअल में भाई, ठीक है। हाउ मेनी एनएमआर एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन आर, तो हाइड्रोजन के लिए आइसोटोप कितने होंगे भैया? 3 होंगे, सीधी सी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एनएमआर एक्टिव आइसोटोप ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम का कौन सा समस्थानिक एनएमआर एक्टिव नहीं होता है? तो 42 के, जब पोटेशियम का भार जो है 42 हो तब वो एनएमआर एक्टिव नहीं होता है। द कॉमन स्केल ऑफ केमिकल शिफ्ट इज कॉल्ड, केमिकल शिफ्ट, जो केमिकल चेंज हो रहे हैं उन्हें कैलकुलेट करने के लिए जो कॉमन स्केल है वो डेल्टा स्केल कहलाता है। हाउ मेनी सिग्नल्स आर फाउंड इन एनएमआर स्पेक्ट्रा ऑफ एथिल अल्कोहल, C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल में एनएमआर सिग्नल कितने मिलते हैं? तो 3 मिलते हैं। कपलिंग कांस्टेंट को काहे से लिखते हैं? तो J से लिखते हैं। सिग्नल स्प्लिटिंग इन एनएमआर, भैया जो सिग्नल स्प्लिटिंग होती है एनएमआर में वो क्या कहलाती है? तो स्पिन स्पिन कपलिंग कहलाती है। स्पिन स्पिन कपलिंग पैदा होती है किसकी वजह से? सिग्नल स्प्लिटिंग, सिग्नल टूटने की वजह से। नंबर ऑफ सिग्नल्स इन पीएमआर स्पेक्ट्रम में एक कंपाउंड दे रखा है CH3CO CH2CH3, इसके लिए पीएमआर सिग्नल कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट इज नॉट यूज्ड, कौन से सॉल्वेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं? तो क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में नहीं किया जाता है। हाउ मेनी एनएमआर सिग्नल्स आर ऑब्टेन्ड फॉर 3 हेक्साइन, तो 3 हेक्साइन में 2 एनएमआर सिग्नल मिल जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया फॉर द यूज ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर, तो मास स्पेक्ट्रोमीटर के लिए रिलेटिव मास टू एटम्स, एटम से रिलेटेड मास होना चाहिए। ये पेज दोबारा लग गया है भाई, इसे दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये हम आपको करा चुके हैं। ये है सबसे कॉमन एनएमआर कौन सा है? तो प्रोटॉन वाला, हाइड्रोजन एनएमआर सबसे कॉमन एनएमआर है। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल क्या है? तो न्यूक्लियर स्पिन इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र में जो न्यूक्लियर स्पिन है उस पर आधारित होती है। एनएमआर में जो एनर्जी होती है किस फॉर्म में होती है? तो रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन की फॉर्म में होती है। E बराबर hν सबको पता है। E माने क्या होता है? ऊर्जा। E माने क्या होता है भैया? एनर्जी होती है। H माने प्लांक नियतांक और न्यू माने फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति होती है। केमिकल शिफ्ट को हम लोग डेल्टा से लिखते हैं। रेफरेंस कंपाउंड कौन सा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो रेफरेंस कंपाउंड है वो TMS यानी टेट्रामेथिलसाइलेन का इस्तेमाल किया जाता है।
और टीएमएस की जो डेल्टा वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 ppm यानी 0 पार्ट पर मिलियन होती है टीएमएस की डेल्टा वैल्यू। शील्डेड प्रोटॉन कहां आता है, तो जब भी कभी शील्डेड प्रोटॉन की बात करते हैं वहां पे डेल्टा की वैल्यू कम होती है, अप फील्ड में जाएगा। डी शील्डेड वाले प्रोटॉन में डेल्टा की वैल्यू हाई होती है, डाउन फील्ड में जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रुप का क्या प्रभाव पड़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप का, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब जिसकी भीख मांगने की क्षमता ज्यादा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो उससे डी शील्डिंग हो जाती है, डेल्टा की वैल्यू कम हो जाती है। इक्विवेलेंट प्रोटॉन क्या देते हैं, तो इक्विवेलेंट मतलब होता है सेम, तो अगर दो इक्विवेलेंट प्रोटॉन हैं तो दोनों सेम सिग्नल देंगे। और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन क्या देंगे, तो नॉन इक्विवेलेंट मतलब अलग अलग है तो ये डिफरेंट सिग्नल देंगे भाई, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ये लग रहा होगा कि यार कठिन है ये, लेकिन एक्चुअल में कठिन नहीं है। हम आपको ये पीडीएफ दे रहे हैं, टेलीग्राम पे कोर्स ज्वाइन कर रखा है तो वहां पर अपलोड करवा रहे हैं। आपको सिर्फ बैठ के एक बार ये पीडीएफ देख लेनी है, और जब आप देख लोगे तो सब आपको देखा देखा लगने लगेगा कि एथिल अल्कोहल के लिए सिग्नल इतने हैं, इसके लिए इतने हैं, और फिर आप आराम से अगर एक बार देख के गए होगे तो जब आप पेपर में पहुंचोगे तो आपको देखते ही लगेगा यार इसका ये आंसर था, इसका ये है, और आराम से आप टिक लगा के चले आओगे। देखो भैया 4th सेमेस्टर में 8 यूनिट है। कितनी यूनिट है, 8, जिसमें से हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको पहला पूरा 1 शॉट दिया, ये 3 यूनिट के और मोस्ट इंपॉर्टेंट दिए, 4 यूनिट हो गई, बची 4। अब हम कोशिश करेंगे 2 से 3 दिन के अंदर बची हुई जो 4 यूनिट हैं उनके भी ऑब्जेक्टिव आपको दे दें, ताकि जिन बच्चों के पेपर ऑब्जेक्टिव हैं वो पूरा 1 शॉट एक पेपर भी सॉल्व करा देंगे पूरा 100 क्वेश्चंस का, ताकि जिन बच्चों के भी ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे वो पूरा 1 शॉट देखेंगे और जाके पेपर दे आएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऑब्जेक्टिव सीरीज का, डिस्क्रिप्टिव वीडियोस भी पढ़ा रहे हैं तो वो भी प्लेलिस्ट चैनल पे बनी हुई है, पूरी डिस्क्रिप्टिव वीडियोस को देखो तो ये सिग्नल विग्नल निकालना और अच्छे से आ जाएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।